हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में अपना प्रकोप दिखा रहा है। प्रकोप ऐसा कि विश्व शक्ति अमेरिका भी इस छोटे से वायरस के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। विश्व में कोरोना के अब तक 23 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और कोरोना से 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना से भारत में मौत का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। भारत में कोरोना की दस्तक के साथ ही सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था और जिसका असर ये हो रहा है कि दूसरे विकसित देशों की तुलना में भारत में कोरोना के मामले काफी कम हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की है, क्योंकि अभी तक कोरोना से लड़ने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। कोरोना के खिलाफ बड़ा हथियार सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है और यही जानकारी मिली है अभी तक। इसलिए ही हरियाणा न्यूज की शुरू से ही अपील रही है कि आप कोरोना से डरने के बजाय सही जानकारी के साथ डटकर उसका मुकाबला करें। और लगातार हम आपको 11 से 12 बजे तक तमाम अपडेट्स बताते हैं और किस तरह से आप इस वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं। तमाम बातें हम हमारे साथ हर रोज की तरह हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं। और आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं उनसे आपका मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर पंकज वत्स। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर पंकज, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तो आंकड़े 14,000 पार कर चुके हैं, तो ये स्थिति कितनी गंभीर मान रहे हैं आप फिलहाल? देखिए, स्थिति अभी कंटिन्यू कर रही है ऊपर वाले फेज पे। अभी जो जो हर दिन प्रतिदिन संख्या में जो बढ़ोतरी होती थी, वो कहीं ना कहीं स्टेबल होने के चांसेस हुए हैं। यानी कर्व ऊपर जाकर फ्लैट हो रहा है। अब आने वाली स्थिति में लॉकडाउन को देखते हुए अभी 20 तारीख से जो और रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, उसके कारण ये चैलेंज और बढ़ जाएगा। अगर ये और कुछ जो हमने अगर रिलैक्सेशन दी, उसके बावजूद भी अगर प्रतिदिन इतने ही केसेस सामने आए तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं होगी। धीरे धीरे कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर 20 तारीख लॉकडाउन खोलने के बाद और जो हम टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं उसको बढ़ाने के बाद अगर ये डाटा ऊपर की तरफ बढ़े तो चिंता का विषय अवश्य होगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करते हैं यही 1000, 1200, 1300 प्रतिदिन की तरह अगर संख्या बढ़ती है तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होगा, क्योंकि हम ज़्यादा टेस्टों को ज़्यादा कर रहे हैं। और अभी लॉकडाउन में कुछ स्थानों पर, कुछ जिलों में पूर्ण छूट और कुछ जिलों में रिस्ट्रिक्टेड जो है एक्टिविटीज को हम देंगे। उसके बाद देखने के बाद पता लगेगा कि भी ये क्या स्थिति रहने वाली है। और इसी बीच लॉकडाउन कितना सार्थक माना जाए डॉक्टर पंकज, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसी बीच लॉकडाउन भी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फिलहाल लॉकडाउन कितना साकार, कितना सफल माना जाए? अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आप ये मान के चलिएगा कि इसमें बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती। तो लॉकडाउन तो सफल रहा है, तभी हमारी जो संख्या है वो सिर्फ 15,000 तक, 16,000 तक ही पहुंची है और मौतों का एक आंकड़ा भी 500 के से ही कुछ आगे बढ़ा है। ये सफल लॉकडाउन है, तभी ये संभव हो सका, वरना 130 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये संख्या लाखों में होती और मृतकों की संख्या कई हजारों में होती, जैसा कि बाकी देशों में हुआ है। तो लॉकडाउन अभी तक पूर्णतः सफल रहा है। और 20 तारीख को जो रिलैक्सेशन हम देने जा रहे हैं, उससे भी अगर उसके बावजूद भी यही स्थिति अगर जारी रहती है तो ये माना जाएगा कि लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहा। और अगर कोरोना की वैक्सीन का जिक्र करें, ग्रीन एरिया में है
अभी हरियाणा के अगर कुछ जिले हम देखते हैं तो ग्रीन जोन में है और कुछ ऑरेंज जोन में है, अधिकतर जिले ऑरेंज जोन में हैं। और जो रेड जोन में है उनकी स्थिति उनमें भी देखा जाए तो वहाँ से जो मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से पलवल मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, मेवाड़ का जो ब्लॉक हकीम पलवल डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से, और वहाँ से निकलकर फरीदाबाद और गुड़गांव में आ रहे हैं। यानी देखा जाए तो उसका एपी सेंटर एक ही पर्टिकुलर जगह पर है। अभी जो गुड़गांव में जो केसेस पॉजिटिव मिले हैं वो भी रोज का मेव इंडस्ट्रियल एरिया है मेवाड़ जिले का, वहाँ के कार्यकर्ता पॉजिटिव मिले हैं। तो ये देखने की बात है कि अभी हरियाणा में हम लिमिटेड जगह पे ही एपी सेंटर्स हैं, तो ये लॉकडाउन के कारण ये स्थिति हो पाई। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये ज्यादा विस्फोटक स्थिति होती। डॉक्टर पंकज, देखने वाली बात ये भी है कि जो संक्रमण के मामले आ रहे हैं वो हरियाणा के गांव देहात से नहीं आ रहे हैं, जो नजदीकन दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, मेवात से सटे हुए इलाके हैं, फरीदाबाद से सटे हुए इलाके हैं, गुरुग्राम से सटे हुए इलाके हैं, उधर पंचकुला से सटे हुए इलाके हैं, उनसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो इनका क्या कारण माना जाए? देखिए क्या होता है कि इन्हीं जो अगर आप यहाँ देखें, दिल्ली में देखें तो दिल्ली के आसपास जो हमारा एरिया है वहाँ पे संक्रमण पहुँचा। दूसरा ये कि एयरपोर्ट जो है वो गुड़गांव के नज़दीक है, और वहाँ से जो बाहर से शुरू में जो पेशेंट्स जो आए थे, फॉरेनर्स आए थे, बाकी आए थे, उनको भी हरियाणा में क्वारंटाइन किया गया था। तो इसलिए हरियाणा भी सेंसिटिव एरिया रहा, गुड़गांव भी सेंसिटिव एरिया रहा। उसके बाद ये जमात के लोग हैं वो संक्रमण को लेकर हरियाणा के विभिन्न जिलों में पहुंचे। अब ये दोनों ही स्थितियां नगण्य हैं। बाहर से विदेशों पर आने पर पाबंदी है, और जमातियों को भी लगभग आइडेंटिफाई करके आइसोलेट क्वारंटाइन किया जा चुका है। अब जो केसेस आ रहे हैं वो एपी सेंटर जो है वो केवल मेवाड़ जिला और पंचकुला में है। पंचकुला में भी ये लिमिटेड एरिया है क्योंकि एक ही परिवार से अधिक लोग थे और वहीं से संक्रमण पहुंचा है। और जहाँ तक गांव में जाने की बात है वो तभी पॉसिबल संभव है जब गांव के लोग जो शहरों में रहते हैं, अगर वहां पर संक्रमण हुआ और संक्रमण लेकर अगर वो गांव में जाएंगे तो ही गांव तक संक्रमण पहुंचेगा, अन्यथा गांव तक पहुंचना इसका मुश्किल है अगर लॉकडाउन पूरी तरह से सफल है। और कोरोना की किसी भी वैक्सीन का जिक्र करें या फिर कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए किसी भी दवाई का अगर जिक्र करें तो उनको बनने तक कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं कि भारत में जल्द ही कोरोना वायरस से लड़ाई जो है वो जीत ली जाएगी। तो ऐसे किस तरीके से संभव हो सकता है? देखिए, पूरे विश्व में इस समय सभी वैज्ञानिक और सभी लैब्स, सभी फार्मा कंपनीज इस काम पर लगी हुई हैं और टॉप प्रायोरिटीज पर लगी हुई हैं। इस समय सरकारें भी पैसा देने में कोताही नहीं कर रही हैं, उनको फाइनेंशियल एड भी पूरी तरह से मिल रही है। इसलिए अनुमानन जब तक वो आइडेंटिफाई करते हैं, मॉलिक्यूल निकालते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं, उसके बाद एनिमल्स पर टेस्ट होता है और उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स पर टेस्ट होता है। इस प्रक्रिया में लगभग साल, सवा साल, 1.5 साल तक लग जाता है। पर क्योंकि इस समय पूरी मानव जाति इससे संक्रमित हो रही है, पूरा विश्व संक्रमित हो रहा है, तो कोशिश की जा रही है कि उस 1.5 साल के पीरियड को कम किया जाए, साल से भी कम पीरियड में इसको मतलब लिया जा सके, तैयार किया जा सके और कमर्शियल लेवल पर इसको उपलब्ध कराया जा सके। पर लगभग मान के चलिएगा अगर ये आएगी तो इस साल के अंत में दिसंबर तक या जनवरी तक ही संभव हो पाएगा। जिस तरह से डॉक्टर पंकज जी महामारी आई है देश में, इससे पहले फ्लू भी आया, तो क्या ये बार बार रिपीट भी होते रहे हैं इस तरीके की बीमारी, इस तरीके की महामारियां? देखिए, ये वायरस भी पुराने वायरस की संस्कृति ही है, उसी का म्यूटेशन है। जैसे मानव जाति का अगर हम देखते हैं तो जैसे मानव आया, उससे पहले गुरिल्ला थे, उससे पहले मंकी थे, उससे पहले बाकी हुआ, इसी तरीके से वायरस के स्ट्रक्चर में भी म्यूटेशन होती है। वो अपना चरित्र बदल लेता है, अपने कैरेक्टर्स बदल लेता है। इसको प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं।
तो ये भी पहले के किसी वायरस की म्यूटेशन फॉर्म ही है और भविष्य में भी ये अपना चरित्र बदलने नए रूप में सामने आए, ये संभव है। इसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। और अगर ग्रामीण लोगों का जिक्र करें डॉक्टर पंकज, क्योंकि गेहूं की कटाई भी चल रही है, तो वो कौन कौन सी सावधानियां बरतें अपनी? अगर वो सावधानियां बार बार हाथ धो भी रहे हैं तो इनमें और क्या क्या इजाफा करने की जरूरत है फिलहाल? देखिए, ये वायरस जो है वो शहरी और ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोगों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, कोई अंतर नहीं मानता, ना अमीर में ना गरीब में। बिल्कुल, ये कोई अंतर नहीं मानता, ना जाति ना धर्म, किसी में भी नहीं मानता। तो इसलिए वो जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी, ये रखना बहुत आवश्यक है। बार बार हाथ को धोते हुए रहना साबुन के साथ, ये अति आवश्यक है। जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप मास्क लगाकर ही निकल रहे हैं, ये सुनिश्चित करना। घर से बाहर बहुत अति आवश्यक हो तभी निकलें। अगर सामान लेने के लिए जाना है तो एक ही आदमी को निश्चित करें, एक ही वाहन का इस्तेमाल करें। गांव के अंदर बाहरी लोगों से अगर कोई व्यक्ति आ भी जाता है तो उस समय उससे अनुरोध करके 14 दिन के लिए उसको गांव के बाकी लोगों से अंतर बनाने के लिए कहें, उसकी जांच कराने के लिए भी उसको प्रोत्साहित करें और जिला प्रशासन को इसके बारे में सूचित करें। सबसे ज्यादा जरूरी गांव में जो है वो मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति के पास हथियार है। आरोग्य सेतु जो ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया है और मोदी जी ने भी अनुरोध किया है, उसको अपने फोन में डाउनलोड जरूर करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों के उसमें डाउनलोड करें, अपने पर्टिकुलर्स उसमें दें, तो वह आपका वास्तव में बहुत सहायक रहेगा। इस यज्ञ में आपकी आहुति भी रहेगी और आप बचे भी रहेंगे। यदि कोई गांव का बाहर से व्यक्ति या आपके परिवार का व्यक्ति संक्रमित अवस्था में आता है और आपके कांटेक्ट में आता है, तो यह आरोग्य सेतु आपको इसके बारे में जरूरी सूचना तुरंत उपलब्ध कराएगा। और इसमें अगर आप अपने टेस्ट लेते रहेंगे, इसमें एक प्रोविजन है कि आप बार बार अपना टेस्ट ले सकते हैं। तो अगर आप इसकी लोकेशन को ओपन रखें, अपनी लोकेशन को इसमें ओपन रखेंगे और ब्लूटूथ को ओपन रखेंगे, तो अगर आप बाजार में जाएंगे, घर में वहां से वापस आएंगे, कोई व्यक्ति अगर आपके आसपास भी आएगा जिसको संक्रमण हुआ है, तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि उसको आपको और क्या सावधानियां बरतनी है, वो भी इसमें आपको बताई जाएगी। और ये सूचना जो है वो अधिकारियों तक भी पहुंचेगी, वो भी आपके लिए, आपके फायदे के लिए जो उचित कदम समझेंगे आपके गांव के लिए, वो करेंगे। डॉक्टर पंकज, फिलहाल सरकार की जो मुस्तैदी है, सरकार ने जो स्वास्थ्य विभाग को जो चिकित्साएं दी हैं या फिर जो जो नई नई सुविधाएं दी हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इतनी काफी है? देखिए, सरकार की मुस्तैदी जो है वो हम और आप सब लोगों पर आधारित है। सरकार में से कौन लोग जुड़े हुए हैं, सरकार में अधिकारी कौन है? हम और आप ही लोग हैं। जनता जनार्दन इस यज्ञ के साथ जुड़ी हुई है। सरकार जो है वो WHO के मार्गदर्शन में, ICMR के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में जो जो सूचनाएं उनको मिलती हैं, उस पर जो फैसले ले रही है वो स्वागत योग्य फैसले ले रही है। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी जो है वो अधिकारी, कर्मचारी और जनता जनार्दन की है। और सभी लोग, अधिकतर लोग मुस्तैदी के साथ इसमें लगे हुए हैं, तभी हमारा आंकड़ा जो है वो अभी तक लिमिटेड है। लेकिन अभी 20 अप्रैल के बाद एक चुनौती हम सबके सामने आने वाली है। इसलिए उसके लिए जो प्रयास हम अभी कर रहे थे, और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, अधिक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ जिलों में काफी सारा लॉकडाउन की फैसिलिटीज छूट मिलेगी और कुछ जिलों में रिस्ट्रिक्टेड छूट मिलेगी। उन छूटों को भी हमने संयम के साथ इस्तेमाल करना है। अगर मान लो सरकार ने कहा कि आप राशन पानी लेने के लिए जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार के 4 लोग लेने के लिए जाएंगे। अगर खेतों में जाना है, मंडियों में जाना है, या कुछ
इंडस्ट्रीज को अगर खोला जाता है तो वहां पर भी हमने पूरी सावधानियां ही इस्तेमाल करनी है, शारीरिक दूरियां बनाकर रखनी है। गांव के लोगों को तो एक ध्यान में रखना है, सबको अंदेशा है कि एक लट की दूरी कितनी होती है, तो अपने मन में ये धारण करें कि मुझे 1 लट की दूरी पर ही लोगों से दूरी बनाए रखनी है और दूसरों को भी इस प्रकार का आग्रह करना है। तो 20 अप्रैल के बाद ये जिम्मेवारी जनता जनार्दन पर और ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी। डॉक्टर पंकज, पीपीई का हम जिक्र कर लें तो जब शुरू में वायरस का संक्रमण भारत में आया था तो उपकरणों की भी बहुत कमी थी। चिकित्सा सुविधाओं का जिक्र करें तो सरकार उनमें भी लगातार इजाफा कर रही है। तो तब से लेकर अब तक किस तरह से चिकित्सकों की कार्यशैली में परिवर्तन आया है? देखिए, पीपीई किट्स जो हैं वो काफी संख्या में कोशिश कर ली गई है, सरकार के पास काफी मात्रा में उपलब्ध हैं और कहीं कहीं पे ऐसा भी आ रहा है कि स्थानीय स्तर पर भी जुगाड़ किया गया है। हालांकि वो पूरी तरह से तो सुरक्षित नहीं होंगी जो स्थानीय स्तर पर बनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में काफी हद तक वो डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को बचाने में सक्षम रहेगी। और जो हमारे पास अभी साधन उपलब्ध हैं वो इसी चीज में सक्षम है कि हम बाकी देशों की तरह हमारे यहाँ बढ़ोतरी ना हो केसेस की। डॉक्टर पंकज, हम लगातार अगर बहुत ज्यादा बाकी देशों की तरह बढ़ जाएंगे तो हम बाहर के देशों की लगातार तुलना करते हैं डॉक्टर पंकज के जो विकसित देश हैं, खास तौर पर हम उनके कल्चर को अपनाएं, उनमें जो फैसिलिटीज दी जाती हैं उनको भी हम अपनाएं। लेकिन अब देखिएगा कि भारत के जितने भी केस है वो उन विदेशी आंकड़ों के मुकाबले बेहद नगण्य है। कुछ भी नहीं माने उनको हम 2 तिहाई 3 तिहाई बल्कि 10-10 गुना जो विदेशी देश है उनके आंकड़े माने जा रहे हैं फिलहाल, और वाकई वो है भी। तो ऐसे में क्या माना जाए कि भारत कोरोना पर लगाम लगाने में कितना कामयाब रहा है, और अगर रहा भी है तो उसमें किस तरह से कामयाब रहा है? देखिए, ये जो है जो हमने कुछ फैसले सरकार ने जल्दी लिए, विदेशों से आने वालों पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अर्ली लॉकडाउन की घोषणा की और प्रोएक्टिव मेजर जो है सरकार ने लिए। यही कारण है कि हमारी स्थिति बाकी देशों से बेहतर है। अभी मैं ये कह रहा हूं कि 20 अप्रैल के बाद जो छूट दी जाएगी, जो एक्टिविटीज बढ़ेगी, उसके बावजूद भी अगर हम इसी स्थिति को बनाए रखते हैं तो हम मानेंगे कि इसका कोई ऐसे फैक्टर भी अपने देश में है या रहने खाने पीने का सिस्टम हमारे देश का किस तरह का है जिससे कोरोना से बचाव हो रहा है। बिल्कुल। और अगर फिलहाल की सिचुएशन की बात कर ली जाए, क्योंकि कर्व लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि जिस तरह से कर्व लगातार बढ़ रहा है वो कब तक गिरेगा, और अगर बढ़ रहा है तो वो जो इलाके दिल्ली से नजदीक है उनमें बढ़ रहा है। अगर देश भर की भी अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहां सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि कब तक ये कर्व लुढ़कने की कगार पर आ सकता है? अगर हम हरियाणा के आसपास की स्थिति देखते हैं, तो हरियाणा जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, और एक तरफ जो है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आंकड़ा जो है वो लगभग 2000 के आसपास पहुंचने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी 1000 के आसपास पहुंचने वाला है। उसके बावजूद भी हम अभी अभी हमारा आंकड़ा जो है वो 232-235 के आसपास ही है। इसका मतलब इस लॉकडाउन का फायदा हरियाणा को हुआ है। अब ये सुनिश्चित करना होगा 20 अप्रैल के बावजूद भी कि हमारी सीमाओं पर जो हमने कंट्रोल रखा हुआ है उसको पूर्णतः बनाए रखा जाए।
अगर हमने उसमें कोताही की, उस लॉकडाउन में उस पे बाहर अगर जाने की कोशिश की और बाहर के लोगों को अंदर आने की कोशिश की, तो हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्टर पंकज, पुलिसकर्मियों का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, लगातार फ्रंट फुट में काम कर रहे हैं पुलिसकर्मी भी, और जहां पर ड्यूटी के जो घंटे हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में संक्रमण की खबरें आ रही हैं। आज एक खबर हम आपको बताएं कि सोहना के भोंसी जेल के एक वार्डन को भी कोरोना वायरस हो गया और हेड कांस्टेबल को भी वहां पर कोरोना वायरस हो गया। तो इस तरह से पुलिसकर्मियों को भी क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर भोंसी जेल के वार्डन को और पुलिसकर्मी को वहां पे अगर हुआ है तो ये देखना पड़ेगा उसका सोर्स क्या है। उसके वहां के रहने वाले इनमेट्स में तो नहीं है, और इनमेट्स में कैसे हो सकते हैं कि कोई रिसेंटली कोई अगर कल्प्रिट पकड़ा गया है 14 दिन के अंदर अंदर, और अगर वो वहां पर अंदर आ गया तो उससे संक्रमण हो सकता है। विजिटर से ये संक्रमण हो सकता है, जो मिलने के लिए जो लोग आते हैं उनसे संक्रमण हो सकता है, या वो पुलिसकर्मी जो वहां पर कैदियों को लेकर आते जाते हैं उनमें ये हो सकता है। उनकी एक्टिविटीज को वॉच करने की जरूरत है, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अन्यथा अगर जेल वार्डन को हुआ है तो जेल के बाकी लोगों को भी संक्रमण होने के पूरे चांसेस हैं। क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है और वहां पर सैंपलिंग करने की आवश्यकता भी है, स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता है। और जो लोग इसमें बॉर्डर पर अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहे हैं, नया अवतार के रूप में ये आए हैं। देखिए, पुलिस कर्मियों का पहले स्वरूप जो था इस कोरोना के अंदर, जिस तरीके से वो समाज में आके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो ये पुलिस का एक नया अवतार जो है वो समाज के सामने, जनता के सामने आ रहा है। और जो ये आइडेंटिफाई किया, जमात के लोगों को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उनको लाकर साथ विभाग के लोगों के सहयोग करके साथ करके उनको जो क्वारंटाइन करने का काम जिम्मा लिया, उसके लिए पुलिस प्रशंसनीय है। पुलिस का रोल प्रशंसनीय है। पुलिस के अधिकारियों का और कर्मचारियों का कार्य बहुत ही स्मरणीय रहने वाला है, और लोग इसको हमेशा हमेशा के लिए पुलिस के इस रूप को याद रखने वाले हैं। जो पुलिसकर्मी बाहर ड्यूटी कर रहे हैं वो क्या क्या सावधानियां बरते डॉक्टर पंकज, जो लगातार जनता के बीच में मुस्तैद हैं, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी कर रहे हैं, तो इस दौरान उनको कई लोगों के संपर्क में आना होता है, कई चीजों को टच भी करना होता है, लाइसेंस देखने होते हैं, तो ऐसे में क्या साबुन का बार बार इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करना काफी है या कोई और सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, इस समय वही जो 3 गुरु मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने रखनी है। जहां आपको मौका मिले तो हैंड वॉश आपको करने हैं, मास्क लगाना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजों को ध्यान रखें, तो ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। पब्लिक के कांटेक्ट में आते हैं, उनको जांच करने के लिए भी कुछ चीजें देखनी पड़ती है, बातें करनी पड़ती है, इसलिए उनको हैंड सैनिटाइजर का उपयोग जो है वो बार बार करने की आवश्यकता है। वो उनको अपनी ड्यूटी में एक एक्टिविटी शामिल कर लेनी चाहिए कि जब भी इस तरह की चीज करते हैं तो तुरंत वहां पे सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना उनके लिए आवश्यक है। मास्क भी वो फ्रीक्वेंटली बदलते रहें। अगर हैंडमेड वॉश का तो उनको धुलवाते रहें। ये प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर पंकज, आइसोलेशन वार्ड में जब कोई भी व्यक्ति भर्ती होता है, आइसोलेशन वार्ड में जब किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है, तो वहां पर क्या क्या गतिविधियां होती हैं? देखिए, आइसोलेशन वार्ड पर्पज इसका ये है कि मान लो अगर जनरल पेशेंट्स के साथ अगर उसको रखा जाएगा तो वहां पर कई तरह की दिक्कतें जो हैं पेशेंट को और पेशेंट के साथ बाकी जो पेशेंट्स हैं वहां पे और मेडिकल स्टाफ को भी होगी। आइसोलेशन वार्ड को स्पेशल दर्जा प्राप्त है। वहां पर आने वाले चिकित्सक और आने वाले कर्मचारी वो सब कोरोना संबंधित सावधानियों का पूर्णतः पालन करते हैं। और इसी तरीके से वहां पे जो पेशेंट्स को रखा गया है उनको भी जो स्पेशल अटेंशन दी जाती है, उनकी जांच स्पेशल होती है, और उनको आइसोलेशन शब्द सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि वो बाकी लोगों में संक्रमण ना पहुंचा सके। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि आइसोलेशन वार्ड में रहने वाले पेशेंट भी एक दूसरे से संक्रमित ना हो।
तो स्पेशल अटेंशन देने के लिए ये आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर हमें लगता है कि घर में ही अगर वो सुरक्षित हैं और घर में वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, प्रिकॉशन रखते हैं, तो घर में भी हम उनको आइसोलेशन या क्वारंटाइन करने के लिए कह देते हैं। और डॉक्टर पंकज, जिस तरह से आइसोलेशन वार्ड और घर के क्वारंटाइन में डिफरेंस ये रहता है कि घर में आप निरीक्षण में नहीं है, समम के निरीक्षण में हैं, लेकिन आइसोलेशन वार्ड में अगर आप भर्ती हैं तो वहाँ सीधे चिकित्सकों के संरक्षण में है, और आपको अगर कोई भी साइन सिम्टम नया आता है तो आपके साथ साथ डॉक्टर भी उसको ऑब्जर्व करते हैं और आपको तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अगर आपको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है तो वो आपके फायदे के लिए रखा गया है, आप वहाँ ज्यादा सुरक्षित हैं। डॉक्टर पंकज, ऐसे में चिकित्सक जो भी जांच कर रहे हैं उनमें संक्रमण का कितना खतरा माना जाए, क्योंकि वो तो लगातार संक्रमित लोगों के इर्द गिर्द रह रहे हैं, उनके संपर्क में भी रह रहे हैं, तो उनमें पीपीई पहनने के बाद भी कितना खतरा माना जाए संक्रमण का? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 24 घंटे पीपीई नहीं पहनी जा सकती। दूसरा ये है कि हमारे पास पीपीई इतनी समुचित मात्रा में नहीं है कि हम बिल्कुल दिशा निर्देश के अनुसार ही उनको पहन पाए। कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसलिए उनका रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। कहीं कहीं पर लोकल मेड पीपी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भी रिस्क बढ़ जाता है, और बगैर पीपी के तो रिस्क बढ़ रहा है। पर उसके बावजूद भी ये डॉक्टर्स की हिम्मत है, पैरामेडिकल स्टाफ की हिम्मत है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी एक भी व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन ऐसे चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को अधिक से अधिक लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए खतरा अत्यधिक है। इसलिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि उनको समुचित मात्रा में पीपीई किट्स उपलब्ध कराए जाएं, मास्क उपलब्ध कराए जाएं, गॉगल्स, हेडगियर, शू प्रोटेक्शन, ग्लोव्स, वो सारी चीजें समुचित मात्रा में उपलब्ध कराएं। और तब कोई भी डॉक्टर पीपीई धारण करता है, पीपीई पहनकर तब इलाज करता है, तो सांस लेने में दिक्कत या फिजिकली किसी भी तरीके की परेशानी क्या उनको आती है डॉक्टर पंकज? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल आपको बाहर की एयर से आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, और सभी स्थानों पर एयर कंडीशंस उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऐसे टेम्परेचर में अगर मान लो उसको पीपीई किट पहनना पड़ रहा है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। उसको स्किन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसलिए हम कोशिश ये रहती है कि 3-4 घंटे के बाद उसकी व्यथा और ज्यादा बढ़ जाती है, और एक बार यूज की गई पीपीई को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर उपलब्धता नहीं होती है तो उसी को दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो लगातार हम चर्चा करें कि किस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से आप अपना बचाव कर सकते हैं, और अगर फ्रंट फुट पर काम कर रहे पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, चिकित्सक भी संक्रमित हो रहे हैं, तो वो भी किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं जिससे उनके संपर्क में जो भी लोग आए वो भी संक्रमित ना हो। और इसी बीच जरूरी हो जाता अपनी जिम्मेदारी का पालन करना, एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करना। फिलहाल ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, और जान रहे हैं कि आप जो सावधानियां बरत रहे हैं उनमें इजाफा करने की कितनी जरूरत है, क्योंकि देखिए संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और इसी बीच जरूरी हो जाता है कि आप जो भी सावधानी बरत रहे हैं उनमें लगातार इजाफा करते रहें, उन सावधानियों को और भी ज्यादा परायणता के साथ अपनाते रहें, करते रहें। डॉक्टर पंकज वत्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह से आप संक्रमण से बचाव कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आप अपना सकते हैं। और डॉक्टर पंकज, अब सवाल ये भी बन रहा है कि इस वक्त मौसम परिवर्तन हो रहा है, और मौसम परिवर्तन के साथ साथ
कई तरीके की और भी बीमारियां हो रही हैं, हल्का बुखार हो रहा है, कहीं कहीं बारिश आ रही है तो लोगों को जुकाम भी हो रहा है। इसी बीच गर्मी बढ़ रही है तो लोग एसी और फैन चलाकर भी सो रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से लक्षण खांसी और जुकाम के माने जाएं कि कोरोना के नहीं हैं? देखिए, फिर उसमें वही बात है, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी है, आप अपने घर में ही रह रहे हैं, कांटेक्ट में लोगों के नहीं आ रहे हैं, और ऐसे में अगर आपको खांसी बुखार होता है तो ये सामान्य ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी सुरक्षा चक्कर तोड़ा है, आप मार्केट में गए हैं, लोगों के कांटेक्ट में आए हैं और ये लक्षण हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसको हम संक्रमण का संदिग्ध मामला मानेंगे। तो ये आपको सबको सोचना है। अगर आप पूरी तरह से क्वारंटाइन हैं, घर में ही रह रहे हैं और ये मौसम परिवर्तन के कारण अगर आपको खांसी बुखार या फ्लू या कोई दिक्कत आ रही है तो ये मान के चलेगा कि नॉर्मल है। और इस वक्त अस्थमा और कैंसर के जितने भी मरीज हैं उनमें संक्रमण का कितना खतरा माना जाए डॉक्टर पंकज? देखिए, अभी जहाँ तक वातावरण स्वस्थ हुआ है, पोल्यूशन कम हुआ है, तो उसमें सांस के रोगियों के लिए भी राहत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे या ऐसे स्थान पर जाएंगे या ऐसे सरफेसेस को, ऐसी सतहों को छुएंगे जहां से संक्रमण हो सकता है, तो ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि सांस के मरीजों का ऑलरेडी सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके फेफड़े जो है पहले ही स्वस्थ व्यक्ति से की जैसी स्थिति में नहीं है। तो ऐसे मरीजों को अगर संक्रमण होता है तो उनके लिए घातक हो सकता है। डॉक्टर पंकज, कोई स्वस्थ व्यक्ति है और कोई अगर किसी भी रोग से संक्रमित व्यक्ति है तो दोनों के बीच की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसमें कितना अंतर माना जाए? क्या स्वस्थ व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम भी उसी तरीके से काम करता होगा जितना एक बीमार व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है? नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से जो वायरस है अगर वो किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कार्य अपनी जो भी उसकी सक्षमता है उसके हिसाब से करता है। लेकिन प्रत्येक मानव जो है उसका जो सिस्टम है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। उसके लिए ये जो फैक्टर हम बार बार कह रहे हैं कि उसका अपना रोग प्रतिरोधक सिस्टम कितना सक्षम है उस पर डिपेंड करता है, और साथ में अगर उसको दूसरी बीमारियां हैं उसके कारण उसका सिस्टम कितना प्रभावित है, उन दोनों फैक्टर्स के कारण जो है उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, संक्रमण से बचने की शक्ति वो कमजोर हो जाती है। इसलिए वायरस वहां पर ज्यादा प्रभावी रूप से अपने साइंस और सिम्टम्स लेकर आता है। और इसका जो रिजल्ट है, वो जो साइन सिम्टम्स आते हैं, और कुछ केसेस में ज्यादा तेजी के साथ बुखार आता है, सिम्टम्स ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और अंत में कुछ लोगों में मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसने जिस व्यक्ति पर अटैक किया है उसकी रोग प्रतिरोधक स्थिति कैसी है और कहीं वो अन्य बीमारियों से ग्रसित तो नहीं है जिसके कारण बाकी अंग जो है वो इस बीमारी का, वायरस का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तो बिल्कुल यही माना जाए कि इम्यूनिटी सिस्टम अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसका लगातार कमजोर होता जाएगा, और स्वस्थ व्यक्ति जो है उसका इम्यूनिटी सिस्टम उसकी खाने पीने की व्यवस्था पर, उनकी आदतों पर निर्भर है कि वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरीके से बढ़ा रहा है। इसी बीच सवाल ये भी है कि इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से खाने पीने में सावधानियां बरती जाए, खाने में किन किन चीजों को शामिल किया जाए? देखिए, 40 दिन का समय हमें मिला और हम बार बार जो है इससे पहले भी जनता के सामने जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनको एक सलाह जरूर देता है कि आप अपना लाइफस्टाइल बदलिए। अब लाइफस्टाइल बदलने से मतलब क्या है? हम कहते हैं आप वॉक कीजिएगा, आप
आप कुछ योगा कीजिएगा, आप शरीर के अंगों को हिलाएगा डुलाइएगा, खान पीन पर आप ध्यान रखिएगा। डायबिटीज मरीज के लिए अलग तरह की डाइट प्रेस्क्राइब की जाती है। हाइपरटेंशन के मरीज के लिए अलग तरह की डाइट उपलब्ध उसको कराई जाती है। कहा जाता है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और उसके साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदाचार्य जो आपको बताते हैं, च्यवनप्राश का खाने पीने में सम्मिलित करने के लिए कहते हैं। बाकी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो उनकी एडवाइजरीज आ रही हैं, उनको भी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो भारत की पुरानी पद्धति रही है। और उसके चाहे आधुनिक परीक्षण उस तरह की परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं दवाइयों का, पर इससे नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं वो गतिरोधक सिस्टम को बढ़ाने में सहायक अवश्य रही हैं। हमारे जो खान पीने का सिस्टम है, हम देखिए अदरक का, लहसुन का, प्याज का, इनका, हल्दी का, दालचीनी का, ये पहले से करते आ रहे हैं। इस समय उनके उपयोग की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। पहले हम हल्दी जो है वो कहते थे कि भी चोट लग जाती थी तो हम कहते थे भी हल्दी का दूध पी लो, जल्दी हीलिंग हो जाएगी। यानी इसमें हीलिंग पावर्स काफी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर भी हैं, सोजिश को भी कम करता है। तो इसलिए इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में हल्दी काफी सक्षम है। और आप जो है 2 बार दूध जो है 150 ml करके सुबह शाम में अगर आधा चम्मच आप हल्दी मिलाएंगे तो ये गुणात्मक वृद्धि जो है वो आपके ऑटो इम्यून सिस्टम में करेगी। तो आप जो आयुर्वेद द्वारा एडवाइजरी दी जा रही है उनका भी ख्याल रखें और अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं। डॉक्टर पंकज, च्यवनप्राश का जो आपने जिक्र किया कि च्यवनप्राश का अगर आप सेवन करेंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम में इजाफा होगा, ऐसा आयुर्वेद कहता आया है और वाकई लोग कहते भी हैं, लेकिन किस किस उम्र के लोगों को च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उम्र के जो भी, जैसे उम्र बढ़ती जाती है और उसी बीच जैसे बॉर्नविटा हो गया, कहते हैं कि वो सिर्फ बच्चों के सेवन के लिए है, तो जिस तरीके से आयुर्वेद ने कहा है कि च्यवनप्राश का अगर आप सेवन करते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम लगातार बढ़ता जाएगा, तो ये किस किस उम्र के लोगों के लिए कारगर है? ये च्यवनप्राश तो आप ले सकते हैं, अडल्ट भी ले सकते हैं और बुजुर्ग भी ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों का, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का साइड इफेक्ट जो है वो रिपोर्टेड नहीं है। हाँ, शुगर के मरीजों को च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा काफी होती है। डॉक्टर पंकज, इसी बीच ये सवाल भी है कि आयुर्वेद का जहां भी जिक्र किया गया है तो आयुर्वेद ने जो तमाम घरेलू चीजें हैं उनके भी उपयोग बताए हैं, तो ऐसे अगर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें तो वहां पर लोग दूध का सेवन करते हैं, दही का सेवन करते हैं, लस्सी पीते हैं, तो इस तरह से क्या आयुर्वेद के तौर पर इन चीजों को भी कारगर माना जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में? देखिए, आप एक बात मान के चलिएगा कि जो भी हम खाते पीते हैं उसमें से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। प्रोटीन मिलता है, कैलोरीज मिलती हैं, फैट मिलता है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इसी तरीके से वहां से मिनरल्स भी मिलते हैं। अब हम कहते हैं जैसे आयरन डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। अब जो खून की कमी शरीर में होती है उसकी आपूर्ति के लिए हम लोग भी, आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथ हो चाहे एलोपैथ है, सभी लोग कहते हैं आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, हरी सब्जियां अवश्य खाएं, अपने भोजन में सम्मिलित करें, क्योंकि हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी तरीके से जड़ी बूटियों में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें, पौष्टिक तत्व है जो हमें मिलते हैं। इसलिए जो चीजें आपको आयुर्वेद वाले बताते हैं और खाने पीने की, वो उन चीजों को सम्मिलित करने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। जहां तक आपने दूध को कहा है, दूध एक पूर्ण भोजन माना गया है। अगर आप देखिएगा बच्चे को क्या मिलता है शुरू में? केवल माँ का दूध मिलता है और उसी से वो पौष्टिक
सारे तत्व उसको पौष्टिकता के पूर्ण उसको मिलते हैं। और अगर आप उसको देखते हैं, उसका दही बनाते हैं, तो उसके तासीर जो है उसके तत्वों की अलग हो जाती है। अगर उसको उसमें से मक्खन निकाल के लस्सी बनाई जाती है तो उसकी तासीर अलग हो जाती है। इसलिए अलग अलग समय पर इन सभी चीजों का सेवन अलग अलग तरीके से करने से स्वास्थ्य वर्धक ही होता है। डॉक्टर पंकज, कोरोना वायरस का संक्रमण जब किसी शरीर में होता है तो सबसे पहले किस अंग पर प्रभाव डालता है कोरोना वायरस? क्या एक बार अपना सवाल दोबारा पूछिए। कोरोना वायरस जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है या फिर संक्रमित कोई भी व्यक्ति होता है तो सबसे पहले बॉडी के किस पार्ट पर इफेक्ट डालता है ये वायरस? देखिए, सबसे पहले उसको हल्की खांसी आती है, सूखी खांसी। और जब उसके थोड़ा सा वायरस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो वो बुखार के रूप में आता है। और उसके बाद खांसी बढ़ती जाती है, बुखार ज्यादा तेज होता जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में आए। किसी किसी व्यक्ति में ये क्रम बदल जाता है। हो सकता है उसको बुखार ना आए, हो सकता है उसको खांसी ना आए और सीधे वो फेफड़ों तक पहुंचने के बाद ही सांस में लेने की तकलीफ के साथ ही वो डॉक्टर के पास पहुंचे। इसलिए इनमें से कोई भी चीज अगर आपको लगता है और आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति के संक्रमण के कांटेक्ट में आए होंगे या किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे, तो इनमें से कोई भी चीज अगर आपको होती है, खांसी होता है, आपको बुखार होता है अथवा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप अवश्य चिकित्सक के संबंध बनाएं, फोन पर उनसे बातचीत करें और आवश्यक हो तो अपनी जांच करें। डॉक्टर पंकज, जो किसान फिलहाल फसलों की कटाई कर रहे हैं तो वो क्या क्या सावधानियां बरतें? हालांकि जो वो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी ओर से कहा गया है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। ये भी माना जा सकता है कि मास्क ज्यादा टाइट हो सकता है, या हो सकता है उनको मास्क लगाना ना आया हो या इस्तेमाल सही से करना ना आया हो, या मास्क उस तरीके से ना लिया हो उन्होंने, जैसे N95 हो गया या फिर दूसरे मास्क हो गए। तो ऐसे में क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए जो उनके आसपास घरेलू तौर पर आसानी से उपलब्ध भी हो सके? देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है, किसान खेतों में काम कर रहे हैं और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल अपनी आदत में बदलाव लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, काम करने के बाद, थकने के बाद इकट्ठा पीते थे, इकट्ठा बैठते थे और खान पान भी इकट्ठा करते थे, खेत में बैठ के हुक्का भी साथ साथ पीते थे। बिल्कुल। अब उस व्यवस्था को दूर करना होगा। अगर खाना भी हम लेकर जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि खाना भी एक साथ बैठ के ना खाएं, अपना अपना खाना अलग अलग ही खाएं। पानी का इस्तेमाल अवश्य करें। अगर आपके घर में लस्सी उपलब्ध है तो आप लस्सी अपने साथ लेके जाएं खेतों में और आप समय समय पर लस्सी का इस्तेमाल करें। अन्यथा आप शिकंजी बनवा के लेके जाएं। ये ध्यान रहे, डायबिटीज के मरीज को और हाइपरटेंशन के मरीज को अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें चीनी या नमक ना इस्तेमाल करें। लेकिन शिकंजी क्योंकि अभी आप जब खेतों में काम करेंगे तो वहां पर गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। शरीर में पानी और लवणों की कमी होने की है। ऐसे में अगर आप नींबू, नमक और चीनी के घोल से बनी हुई शिकंजी का सेवन दिन में कई बार आप करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा मात्रा में एक समय में करें। आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में अनेकों बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर पानी और लवणों की कमी नहीं होगी। अगर पानी और लवणों की कमी होगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कम होगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि खेतों में जाएं तो लस्सी अथवा शिकंजी का सेवन अवश्य करें। जी,
डॉक्टर पंकज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए तमाम दर्शकों को ये कि क्या क्या सावधानी वो अपना सकते हैं। अगर वो किसान हैं तो वो किस तरह से खुद को सावधान रख सकते हैं, क्या वो खा सकते हैं, क्या वो पी सकते हैं। और आयुर्वेद के लहजे से अगर जिक्र करें तो जो भी चीजें घर परिवार में आपको आसानी से मुहैया हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उनका सेवन करें, चाहे वो दूध हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो लस्सी हो, चाहे वो शिकंजी ही क्यों ना हो। तो देखिए, लगातार हम तमाम दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से आप किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। ये जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, लेकिन इसके बीच में ये भी जरूरी हो जाता है कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को भी किस तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम प्रबल है तो कोई भी रोग आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, यानी कोई भी रोग आपको संक्रमित आसानी से नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।